मैंने एक वीडियो में पहले भी बोला है कि हमारे देश की जो मीडिया है वो आलतू फालतू की चीज़ें दिखाने में बिजी है, जिसकी वजह से कई बार इंपॉर्टेंट केसेस दब जाते हैं या उनको जानबूझकर दबा दिया जाता है। भिवानी की 19 साल की मनीषा। लेकिन आज की वीडियो में मैं मीडिया की बात नहीं करूंगा, बल्कि हमारे देश का जो पुलिस प्रशासन है, अगर वो इस केस में ढंग से और सही टाइम पर काम करता तो शायद आज हमारी छोटी बहन मनीषा जिंदा होती। प्रेशर डाला गया इन पे कमरे में बंद करके प्रशासन द्वारा। लंबे समय से उस मामले को टाला गया और बेटियों को न्याय देने में हरियाणा सरकार है वो बहुत पीछे रह रही। पुलिस वाले ऐसे बोले कि वो तो लड़की भागी होगी, 2 दिन वो कर लो, 2 दिन के बाद अपने आप आ जाएगी। चाहे डॉक्टर लाल चाहे एसपी लाल सारे गिरे हुए हैं। काफी ऐसे सबूत थे, पुलिस ही यदि उनके ऊपर चलती ना तो 1-2 दिन में इस सारी स्थिति क्लियर हो जाती अपराधियों के पास। ये सब प्रशासन की कमी है बहुत ज्यादा। इस केस के बारे में आज के टाइम पर हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा दंगे हो रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, लेकिन इस केस को काफ़ी ज़्यादा दबाने की कोशिश की गई थी। और आखिर क्या हुआ था वहाँ पर और क्या इस केस की सच्चाई है, उन सब चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे। हरियाणा के भिवानी जिले के धानी लक्ष्मण गाँव की रहने वाली 19 साल की मनीषा पास के ही एक गाँव सिंघानी में एक प्ले स्कूल में एज अ टीचर की जॉब किया करती थी। मनीषा एक गरीब परिवार की लड़की थी। उसके पिता संजय एक मजदूर थे और मनीषा ने अभी सिर्फ +2 ही पास की थी, लेकिन परिवार को सपोर्ट करने के लिए एक प्ले स्कूल में एज अ टीचर की जॉब करनी शुरू कर दी थी। मनीषा जॉब तो कर रही थी, लेकिन अभी भी उसका सपना था कि वो और पढ़े और आगे चलकर नर्सिंग के किसी कोर्स में एडमिशन ले ले। और जब 11 अगस्त के दिन मनीषा को पता चला कि पास के कॉलेज में नर्सिंग में एडमिशन के लिए फॉर्म निकल रहे हैं, तो वो अपनी जॉब से फ्री होते ही सीधे वहाँ चली गई एडमिशन फॉर्म लेने के लिए। और इस चीज़ के बारे में मनीषा ने अपने फादर को ऑलरेडी बोल दिया था कि वो एडमिशन फॉर्म लेने के लिए उस कॉलेज में जाएगी और इस वजह से शायद घर आने में लेट भी हो जाए। उसके बाद मनीषा के फ़ोन से सिर्फ 2 फ़ोन कॉल की गई थी, एक किसी पार्सल वाले लड़के को और दूसरी फ़ोन कॉल उसने अपने फादर को की थी, जो कि प्रॉपर कॉल भी नहीं थी बल्कि मिस कॉल थी और जो कि शाम के लगभग 6:26 पर की गई थी। मनीषा के फादर ने मिस कॉल देखते ही कॉल बैक की तो थी, लेकिन जो फ़ोन था वो स्विच ऑफ आ रहा था और उसके बाद उन लोगों ने कई बार ट्राई की, लेकिन हर बार मनीषा का फ़ोन स्विच ऑफ ही आया। नंबर यू आर कॉलिंग इज आइदर स्विच्ड ऑफ और नॉट रीचेबल एट द मोमेंट, प्लीज। मनीषा के पिताजी मनीषा को ढूंढते हुए उस कॉलेज में भी गए थे, लेकिन जो वहाँ पर गार्ड्स थे उन्होंने बताया कि मनीषा ना तो वहाँ पर आई थी और उस दिन कॉलेज 1 बजे ही बंद हो गया था। जब मनीषा के पिताजी पुलिस स्टेशन गए रिपोर्ट लिखवाने के लिए, तो रिपोर्ट लिखना और कार्रवाई करना तो दूर की बात, उल्टा पुलिस वाले उनको ये बोलने लगे कि किसी लड़के के साथ भाग गई होगी और 2-4 दिन में वापस आ जाएगी अपनी शादी का कार्ड लेकर। पुलिस वाले ऐसे बोले कि वो तो लड़की भागी होगी, 2 दिन वो कर लो, 2 दिन के बाद अपने आप आ जाएगी, सर्टिफिकेट लेके आ जाएगी। हालांकि बाद में पुलिस उस कॉलेज में गई तो थी और वहाँ पर जाकर कार्रवाई करने की बजाय, CCTV कैमराज वगैरह चेक करने की बजाय, उन्होंने जाकर सिर्फ उन गार्ड से इतना पूछा कि मनीषा वहाँ पर आई थी या नहीं आई थी, और इसके जवाब में उन गार्ड्स ने बोला कि मनीषा वहाँ पर नहीं आई थी और सिर्फ इतना पूछकर पुलिस वहाँ से वापस आ गई। ये सारी चीज़ें 11 तारीख को हुई थी और 13 तारीख के दिन पास के ही एक खेत में मनीषा की डेड बॉडी मिलती है। और मनीषा की बॉडी जिस कंडीशन में मिली थी उसको देखकर किसी भी इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मनीषा के साथ इतनी दरिंदगी की गई थी कि उसके फेस पर बिल्कुल भी स्किन नहीं बची थी। उसके फेस पर किसी एसिड या तेजाब डालकर उसकी स्किन को जलाया गया था। उसका जो जबड़ा था वो साफ साफ दिखाई दे रहा था और उसकी गर्दन को काटा गया था। और साथ ही जो सांस लेने की नली होती है, जो खाना खाने की नली होती है, वो उसकी बॉडी से गायब थी। और तो और उसकी जो किडनियाँ हैं और बच्चादानी है वो तक गायब थी। जान निकलती है आदमी की, कुछ भी फांसी लगा ली, कुछ भी गोली खा ली तो उसकी जान तड़प के मरता हो। उसने सुसाइड भी कर लिया, गर्दन भी काट ली, अपनी आंदड़ी भी निकाल ली, बच्चादानी भी निकाल ली, सब कुछ निकाले, तो कैसे सुसाइड हो गया मैम? मनीषा की बॉडी को इस हालत में देखकर परिवार वालों ने बॉडी को लेने से मना कर दिया था। उन लोगों ने बोला कि जब तक इस केस में ढंग से कार्रवाई ना हो जाए और जो मुजरिम है वो पकड़े ना जाए, तब तक वो लोग अपनी बेटी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। इसका अंतिम संस्कार हम तब तक नहीं करेंगे जब तक दोषियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाएगी। क्योंकि परिवार वालों का और बाकी के जितने भी गांव वाले थे उन सब का ये मानना था कि पुलिस इस केस में किसी बड़ी शख्सियत को बचाने की और साथ ही इस केस को दबाने की कोशिश कर रही है। उन लोगों का ऐसा मानना बिल्कुल जायज़ था, क्योंकि जब बॉडी का पहला पोस्टमार्टम हुआ था, जो कि भिवानी के सिविल हॉस्पिटल में हुआ था, उसके हिसाब से मनीषा ने कोई कीटनाशक खाकर आत्महत्या की थी। लेकिन मनीषा के पिताजी ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया था कि उनकी बेटी कभी सुसाइड कर सकती है। मेरी बेटी कभी भी आप कर सकती है। वहाँ मैटर में ये दिखाया गया है कि लड़की ने आत्महत्या करी है। मेरे को इस चीज का विश्वास नहीं है कि मेरी बेटी आत्महत्या कर देगी।
डॉक्टर्स की इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने तो सब कुछ झुटला कर ही रख दिया था और जिस कंडीशन में मनीषा की बॉडी मिली थी उसको देखकर कोई भी बता सकता है कि मनीषा ने सुसाइड तो नहीं की थी। और जब लोगों ने इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को मानने से मना कर दिया था और इसमें लिखी हुई बातों को झूठा साबित कर दिया था तो बॉडी का एक बार फिर से पोस्टमार्टम कराया गया। इस बार जो मौत की वजह बताई गई वो जानवरों का अटैक बताया गया था। इस रिपोर्ट के हिसाब से जानवरों ने मनीषा पर अटैक किया था और उसकी स्किन को नोच नोच कर उसको जान से मार दिया था। लेकिन ये रिपोर्ट भी एक तरह से झूठी ही साबित हुई, क्योंकि अगर जानवर अटैक करते तो वो सिर्फ फेस पर नहीं बल्कि पूरी बॉडी पर अटैक करते। लेकिन जो मनीषा का फेस था उसको देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि उस पर एसिड या कोई तेजाब वगैरह डालकर उसको जलाया गया है। और जो ये दोनों पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स थी इनके हिसाब से जो डेथ के रीजन थे वो एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग थे। इस पॉइंट पर एक बात तो क्लियर थी कि ये दोनों पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स बिल्कुल ही झूठी थी और पुलिस भी जानबूझकर अपना काम ढंग से नहीं कर रही थी। इन दोनों रिपोर्ट्स में जो अलग अलग डेथ के रीजंस निकलकर सामने आए थे इनमें से पुलिस सुसाइड वाले रीजन को सच साबित करने में लगी थी ताकि जनता को बेवकूफ बनाया जा सके, जिसके लिए 18 तारीख के दिन पुलिस की तरफ से एक बयान आता है कि जब मनीषा की डेड बॉडी मिली थी तो उसके पास से एक सुसाइड नोट भी मिला था। पहला सवाल तो ये था कि जब बॉडी के पास से सुसाइड नोट मिला था तो उसके बारे में बात उस टाइम पर क्यों नहीं हुई थी, इतने दिनों बाद अचानक से क्यों बात होने लगी। और दूसरी चीज़ ये थी कि सुसाइड नोट भी बिल्कुल फेक था और ये चीज़ भी ऑलरेडी प्रूव हो चुकी है। सुसाइड नोट मौके पे ही मिला था, जो 13 तारीख को डेड बॉडी मिला था उसी दिन मिला था। 13 तारीख को सुबह 7:30 बजे से लेके और 3:30 बजे तक मैं वहां मौजूद था और उस मेरी मौजूदगी में ऐसा कोई भी सुसाइड नोट वहां पे नहीं मिला। ये खाली एक पुलिस के द्वारा जनता को और हरियाणा की पूरी जनता को, पब्लिक को एक गुमराह करने का षड्यंत्र है। आप लोगों ने शुरुआत में मनीषा के फादर को देखा था और वो ये बोल रहे थे कि मेरी बेटी सुसाइड कर ही नहीं सकती, लेकिन उनकी बाद में क्या कंडीशन थी एक बार आप वो देखिए। जो कमेटी ने फैसला लिया है सारे समाज को इकट्ठा देख करके अपने हित में ही लिया है और कमेटी का फैसला ये है कि हम अपनी बेटी का संस्कार हिंदू रीति रिवाज के साथ मान सम्मान के साथ करेंगे। मैं तो उस आदमी के बारे में सोच रहा हूँ जिसने वो सुसाइड नोट लिखा होगा और क्या सोचकर उसने वो सुसाइड नोट लिख दिया। उसके दिमाग में एक बार भी नहीं आया कि वो एक बच्ची से न्याय छीनने की कोशिश कर रहा था। और मेरी नज़रों में वो आदमी भी किसी मुजरिम से कम नहीं है। पब्लिक के गुस्से को देखते हुए 5 पुलिस ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया गया और एक का ट्रांसफ़र कर दिया गया और 21 तारीख के दिन मनीषा के ही गाँव में उसका अंतिम संस्कार भी किया गया। मनीषा की बॉडी का तीसरी बार पोस्टमार्टम कराया गया जो कि दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में हुआ और उसके बाद ये पूरा केस सीबीआई को सौंप दिया गया। इस केस में जितने भी मुजरिम हैं इंक्लूडेड वो पुलिस ऑफिसर्स जिन्होंने जानबूझकर ढंग से कार्रवाई नहीं की, वो डॉक्टर्स जिन्होंने जानबूझकर ढंग से पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स नहीं बनाई, वो आदमी जिसने वो लेटर लिखा और वो लोग जिन्होंने मनीषा की ऐसी हालत की, उन सबको सज़ा मिलनी चाहिए। एंड में मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग कमेंट्स में जस्टिस फॉर मनीषा लिखें और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना फैला दो। और इस वीडियो से मेरा एक ही मकसद है कि हमारी बहन मनीषा को किसी तरह से न्याय मिले।